नमस्कार, टोटोइज स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग देखेंगे इस लेक्चर में प्लेटफॉर्म का एईडीओ और ये सीट नंबर होगा ये आपका 5। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। चलिए तो हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण बनाने के लिए किन अभिकारकों का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा डी, कैलोरीन गैस और शुष्क कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखेंगे, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है ना, CaOCl2 होता है, ध्यान रखिए। सॉरी, यह कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। देखेंगे आप सभी, तो क्लोरीन जल के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइपोक्लोरस एसिड बनाता है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी समतल दर्पण को जल में डुबो दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये पड़ेगा अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है क्योंकि यह समानांतर किरणों को कभी भी एक बिंदु पर केंद्रित नहीं करता है। परावर्तन के बाद वे समानांतर ही रहती है, ध्यान रखेंगे, है ना। ये समतल दर्पण से संबंधित कुछ तथ्य थे। और एक और पॉइंट देखेंगे, दर्पण परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, अपवर्तन पर नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम शून्य तापमान पर एक अर्धचालक के व्यवहार का सही वर्णन कौन सा कथन करता है? तो देखेंगे, करता है यह एक पूर्ण कुचालक की तरह व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, है ना। सूची 1 भौतिक राशियां, सूची 2 एसआई मात्रक। तो हम लोग देखेंगे, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है, इसके एसआई मात्रक वेबर। और चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। और स्व प्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी होता है। वहीं धारिता का एसआई मात्रक फेराड होता है, है ना। चलिए आगे देखेंगे, इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक गुण है? विद्युत आवेश का, तो इसका मौलिक गुण है उपरोक्त सभी, यानी आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का संरक्षण और आवेश की योज्यता, है ना। अब हम लोग देख लेंगे थोड़ा सा यहाँ पे आवेश के गुण के बारे में। तो एक पृथक प्रणाली का कुल विद्युत आवेश हमेशा स्थिर रहता है, ठीक है। और आवेश को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकीर्णित प्रकाश का रंग किस पर निर्भर कर सकता है? यह निर्भर कर सकता है आपतित प्रकाश के रंग और प्रकीर्णन कणों के आकार दोनों पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम एंट्रोपी की अवधारणा को प्रस्तुत करता है? तो इसका आंसर होगा द्वितीय नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही है आपके, जब चंद्रमा पृथ्वी के करीब होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षक और अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है, तो ये निर्भर करती है आपको तरंग के आयाम पर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, संक्रमण धातुओं के गुणों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर होगा, वे सामान्यतः कम गलनांक और क्वथनांक वाली नरम धातुएं होती हैं। हम लोग देखेंगे संक्रमण धातुएं में आएंगी लोहा, तांबा, टाइटेनियम, है ना। और देखेंगे संक्रमण धातुएं वास्तव में अपने
पहला पॉइंट है उच्च गलनांक, और सेकेंड उच्च क्वथनांक और कठोरता के लिए जानी जाती हैं। ठीक है, और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा शोषी प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करती हैं, है ना। तो ये करती हैं आपको बर्फ का पिघलना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब अम्ल को जल में मिलाया जाता है तब क्या होता है ना। तब क्या होता है, तो ये होता है आपको इससे प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, देखेंगे हम लोग एक पॉइंट है जिसको हम लोग याद रखेंगे, एसिड में जल मिलाने पर यह अत्यधिक सांद्र घोल का निर्माण करता है। जब हम लोग एसिड में जल मिलाएंगे तो ये अत्यधिक मात्रा में सांद्र घोल का निर्माण करेगा, जिससे जलने की संभावना बढ़ जाती है। यही कारण है कि एसिड में पानी मिलाने की अपेक्षा पानी में एसिड मिलाने की सलाह दी जाती है। ध्यान रखेंगे, एसिड में पानी मिलाने की अपेक्षा बल्कि पानी में एसिड मिलाने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदर्श गैस की विशेषता नहीं है। तो ये है आपके अणुओं के बीच टक्कर पूर्णतः अप्रत्याशित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु कक्ष और एक कक्ष के बीच के अंतर का सही वर्णन कौन सा कथन करता है। तो ये करता है आपको, कक्षा एक सुपरिभाषित गोलाकार पथ है, जबकि कक्षक एक 3D स्थान है जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रक्रिया अधिकतम होती है। ध्यान देंगे, है ना। आंसर होगा कक्षा एक सुपरिभाषित गोलाकार पथ है, ठीक है, जबकि कक्ष है ना, कक्षक एक 3D स्थान है जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है। ध्यान रखेंगे, है ना। और देखेंगे कक्षा मुख्यतः अवधारणा नील्स बोहर के परमाणु मॉडल से आती है ना। कक्ष जो होती है, कक्ष मुख्यतः इसकी अवधारणा नील्स बोहर के परमाणु मॉडल से आती है। सेकंड, नाभिक के चारों ओर एक निश्चित गोलाकार पथ है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन घूमता है। थर्ड देखेंगे, इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग दोनों की एक साथ सटीक रूप से परिभाषित करता है, जो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का उल्लंघन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हैलोजन की क्रियाशीलता का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका देखेंगे, तो इसका आंसर होगा FeCl2Br2L2। ध्यान रखेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अयस्क सांद्रण के लिए फिन प्लवन विधि का उपयोग करता है। फिन प्लवन विधि का उपयोग करता है, तो इसका आंसर होगा गैलेना एक सल्फाइड अयस्क। गैलेना एक सल्फाइड अयस्क, है ना। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए और कारण आर। अभिकथन ए, ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति किसी भी अन्य रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है। कारण आर है, ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति के आरबीसी पर ए या बी प्रतिजन यानी एंटीजन होते हैं। तो इसका आंसर होगा ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणुओं के बारे में कौन सा कथन सही है। विषाणुओं के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसके लिए सही है आपके, वे अविकल्पी परजीवी हैं, है ना, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में निषेचन की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे तो इसका आंसर होगा, निषेचन के परिणाम स्वरूप एक द्विगुणित युग्म का निर्माण होता है। चलिए हम लोग ना यहाँ पे थोड़ा सा विषाणु यानी वायरस के बारे में देख लेंगे। ठीक है, थोड़ा इम्पोर्टेंट है ये, है ना। तो विषाणुओं के पास ना अपनी कोई कोशिकीय मशीनरी नहीं होती है, जैसे कि राइबोसोम, है ना, ये प्रोटीन बनाने के लिए है ना, या माइटोकॉन्ड्रिया देखेंगे तो ऊर्जा उत्पादन के लिए होते हैं। वे अपनी प्रकृति बनाने के लिए मेजबान कोशिका की मशीनरी का उपयोग करते हैं। ध्यान रखेंगे, और एक दो पॉइंट विषाणु से संबंधित देख लेंगे। वायरस से ये है, विषाणु कोशिकाएं नहीं है, वे प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक नहीं होते हैं।
है ना। वे केवल आनुवांशिक सामग्री डीएनए या आरएनए है जो एक प्रोटीन कोट है ना कैपिस्ड में संलग्न होते हैं, ध्यान रखेंगे, है ना। और विषाणु संक्रमण का इलाज एंटीवायरल दवाओं से किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, है ना, देख लेंगे हम लोग थोड़ा 19 नंबर क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन। मानव में निषेचन की प्रक्रिया सामान्यतः डिंब वाहिनी या फैलोपियन ट्यूब में के एम्पुला क्षेत्र में होती है। कहाँ होती है? एम्पुला क्षेत्र में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखेंगे मृदूतक, है ना, तो ये प्राथमिक कार्य इसका होता है भंडारण और प्रकाश संश्लेषण, भंडारण और प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट है स्थूल कोण ऊतक, स्थूल कोण ऊतक लचीला यांत्रिक सहारा, लचीला यांत्रिक सहारा। नेक्स्ट है दृढ़ोतक, है ना, तो इसका आंसर होगा यांत्रिक शक्ति, यांत्रिक शक्ति। नेक्स्ट है जाइलम, इसका कार्य है जल का संवहन करना, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संघ कॉर्डेटा की एक विशेषता का सही वर्णन करता है? तो है ना, तो ये करता है आपके एक पृष्ठीय खोखला तंत्रिका रज्जु की उपस्थिति का, ठीक है। हम लोग यहीं पे देख लेंगे अकशेरुकी जैसे कि कीट और केंचुए, ठीक है, में तंत्रिका रज्जु ठोस और अधर, है ना, यानी कि वेंट्रल सतह पर होता है, जबकि कॉर्डेट्स में यह खोखला और पृष्ठीय होता है, ठीक है। देखेंगे एक खुला परिसंचरण तंत्र, है ना, एक खुला परिसंचरण तंत्र अधिकांश अकशेरुकी जैसे आर्थ्रोपोडा और मोलास्का में पाए जाते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है प्लाज्मा झिल्ली के तरल मोज़ेक मॉडल में कौन सा कथन असत्य है ना, तो इसका तो ये है आपको, यह प्राकृतिक में कठोर और स्थिर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्गीकीय पदानुक्रम की श्रेणियों का प्रजाति से जगत तक का सही क्रम पहचानिए, है ना, तो इसका आंसर होगा बी प्रजाति, वंश, फिर उसके बाद कुल, गण, वर्ग, संघ, उसके बाद जगत आते हैं, याद रखेंगे प्रजाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ और जगत, ठीक है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग याद कर लेंगे, इम्पोर्टेंट है, या फिर उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ ज़्यादा ही डीप हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, है ना, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र दोनों में सामान्य है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र दोनों में सामान्य है ना, तो ये सामान्य है आपके सबस्ट्रेट स्तरीय फास्फोरिलीकरण, है ना। तो चलिए देखेंगे, हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कोशिका द्रव्य होती है और इसमें सबस्ट्रेट स्तरीय फास्फोरिलीकरण के माध्यम से एटीपी का शुद्ध लाभ होता है। देखेंगे हम लोग क्रेब्स चक्र को, है ना, तो क्रेब्स चक्र एवं ग्लाइकोलाइसिस में अंतर देख लेंगे हम लोग। तो देखेंगे ऑक्सीजन की आवश्यकता केवल क्रेब्स चक्र, है ना, अप्रत्यक्ष रूप से, और उसके बाद की इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ग्लाइकोलिसिस अवयवी हैं। सेकेंड पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन केवल क्रेब्स चक्र में होता है। थर्ड पॉइंट है FADH2 का उत्पादन केवल क्रेब्स चक्र में होता है। FADH2 का उत्पादन कहाँ होता है? केवल क्रेब्स चक्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुवांशिक कूट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना, तो सही है आपके AUG प्रारंभन कोडोन है और मेथियोनिन के लिए कोड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टिक कचरे के पर्यावरणीय प्रभाव का कौन सा कथन गलत वर्णन करता है ना, तो ये करते हैं आपको, यह आसानी से विघटित होकर मिट्टी को समृद्ध करता है।
है ना। चलिए थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे, एक्सप्लेन कर लेंगे। प्लास्टिक को जलाने से डाइऑक्सीन, फ्यूरनस, मरकरी और पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनालाइज जैसे जहरीली और हानिकारक गैसें निकलती है, जो वायु प्रदूषण का कारण बनती है और मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर पैदा करती हैं, है ना। देखेंगे, और जो खाद्य पदार्थ होता है ना, ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है आपके पर्यावरणीय शब्द और सूची 2 में है मुख्य संबंधित रसायन। चलिए तो हम लोग देखेंगे जैव आवर्धन, है ना। तो इसके संबंधित रसायन है आपकी डीडीटी और पारा, ठीक है। इसके संबंधित रसायन है डीडीटी और पारा। सुपोषण को देखेंगे, संबंधित रसायन है सुपोषण के नाइट्रेट और फास्फेट, नाइट्रेट और फास्फेट। और अम्ल वर्षा के लिए है SO2 और NOx। ओजोन क्षरण के लिए CFCS, CFCS आंसर होगा इसका C, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अज्ञात विलय में लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है, यदि इस विलयन में फिनोल्फथेलिन सूचक डाला जाए तो रंग परिवर्तन क्या होगा, है ना। तब इसका रंग परिवर्तन होगा, गुलाबी हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। चलिए देखेंगे, क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था जब उन्होंने सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म से गुजारकर रंगों की पट्टी प्राप्त की थी, है ना। तो इसका आंसर होगा आइजैक न्यूटन, आइजैक न्यूटन। देखेंगे हम लोग 1666 में आइजैक न्यूटन ने एक प्रसिद्ध प्रयोग किया जहां उन्होंने सूर्य के श्वेत प्रकाश की एक किरण को एक कांच के प्रिज्म से गुजारा। उन्होंने देखा कि प्रकाश 7 अलग अलग रंगों की एक पट्टी में विभाजित हो गया। वे थे बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, है ना। चलिए देखेंगे, न्यूटन ने इस रंगों की पट्टी का वर्णन करने के लिए लैटिन शब्द स्पेक्ट्रम का उपयोग किया था। ध्यान देंगे, है ना, न्यूटन ने स्पेक्ट्रम का उपयोग किया था, लैटिन शब्द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML और HTTP का आविष्कार किस संगठन में हुआ था, है ना। तो ये हुआ था आपके CERN। देखेंगे हम लोग CERN का यहाँ पे हम लोग फुल फॉर्म देख लेंगे। तो इसका फुल फॉर्म होगा काउंसिल यूरोपियन पावर ला रिसर्च न्यूक्लियर, ठीक है। यूरोपीय नाभिक अनुसंधान संगठन, है ना, रिसर्च सेंटर होना चाहिए, है ना। और ये कहाँ है, स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे हम लोग, यहाँ पे ईमेल का आविष्कार रे टॉमलिस ने किया था। ईमेल का आविष्कार किसने किया था, रे टॉमलिस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 अगस्त 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य के कितने जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र बनाने की मंजूरी दी गई, है ना। तो ये दी गई है आपको 5। देखेंगे वे 5 राज्य कौन कौन से हैं। तो ये है आपके पटना, बेगूसराय, सिवान, सहरसा और मधेपुरा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 29वां महालेखा नियंत्रक CAG किसे नियुक्त किया गया है ना। तो ये नियुक्त किया गया है आपको TC कल्याणी को, TC कल्याणी को, ध्यान रखेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में मुंबई को किस स्थान पर रखा गया है। तो मुंबई को रखा गया आपको 27वें स्थान पे, ध्यान देंगे। ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु 26वें, है ना, और दिल्ली में 28वें और कोलकाता में 29वें को स्थान पर रखा गया है, ठीक है। और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में शहरों की क्षमता, निवेश और नवाचार के आधार पर उनका मूल्यांकन करता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 से 17 अगस्त 2025 तक ऑपरेशन अलर्ट किस भारतीय अर्धसैनिक बल द्वारा चलाया जा रहा है। तो यह चलाया जा रहा है आपको
सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ द्वारा, है ना। और देखेंगे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बीएसएफ के बारे में, है ना। तो इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका देखेंगे तो आप लोग वर्तमान समय में इसके महानिदेशक हैं तो दलजीत सिंह चौधरी हैं। कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के जंगलों में दुर्लभ ब्लू पिकलिंग मशरूम की खोज की गई, है ना। तो ये की गई आपको तेलंगाना में, है ना। और इसे ना स्काई ब्लू मशरूम भी कहा जाता है। इसका संपूर्ण भाग नीले रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी आपको डी.वाई. चंद्रचूड़ द्वारा। ध्यान देंगे इस पुस्तक में भारत के संविधान के महत्व और हमारे जीवन में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने सहकारी व्यापार गठबंधनों को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये किया है आपको जाम्बिया के साथ, है ना। और भारत के सहकारिता मंत्री अमित शाह की घोषणा के अनुसार भारत और जाम्बिया ने सहकारी गठबंधन को मजबूत करने के लिए एक व्यापार समझौते को औपचारिक रूप दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व हाथी दिवस 2025 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है हाथियों की मदद के लिए विश्व को एक साथ लाना है। ठीक है ना। और देखेंगे तो 12 अगस्त को प्रत्येक वर्ष ना हाथी दिवस मनाया जाता है और इसका उद्देश्य होता है हाथियों के संरक्षण, सुरक्षा और उनके आवासीय क्षेत्रों की रक्षा के लिए विश्व स्तर पर जागरूकता फैलाना। ठीक है, हम लोग देखेंगे, है ना। तो हाथी का वैज्ञानिक नाम एलिप्सा मैक्सिमस इंडिकस होता है। भारत में हाथियों के लिए एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992 शुरू की गई है तथा एलिफेंट रिजर्व भी बनाया गया है। ध्यान देंगे भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु हाथियों को घोषित किया गया है। किसको किया गया है? हाथियों को। देखेंगे 12 अगस्त 2025 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एवं तमिलनाडु वन विभाग के कोयम्बटूर में विश्व हाथी दिवस मनाया गया। और देखेंगे तो भारत में विश्व के जंगली हाथियों की लगभग 60% आबादी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा पीएम.ई. ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया गया है? तो ये बढ़ाया गया है आपको 2028 तक। देखेंगे तो पीएम.ई. ड्राइव योजना, है ना, अक्टूबर 2024 में शुरू की गई थी। ये कब शुरू की गई थी? अक्टूबर 2024 में प्रारंभ की गई थी। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 अगस्त 2025 को किस राज्य में पूर्वी भारत की पहली एसी लोकल ट्रेन शुरू की गई? ये शुरू की गई थी पश्चिमी बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया अंडर 20 रग्बी सेवेंस चैंपियनशिप 2025 में पुरुष वर्ग का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये जीता है आपके हांगकांग ने। देखेंगे एशिया अंडर 20 रग्बी सेवेंस चैंपियनशिप 2025 में पुरुष वर्ग में हांगकांग ने स्वर्ण जीता, वहीं श्रीलंका ने रजत जीता और मलेशिया ने कांस्य पदक जीता। ठीक है, आगे देखेंगे 9 से 10 अगस्त 2025 तक एशिया अंडर 20 रग्बी सेवेंस चैंपियनशिप, ये क्या है? एशिया अंडर 20 रग्बी सेवेंस चैंपियनशिप का आयोजन बिहार के राजगीर अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर में किया गया। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने किस हिल स्टेशन में हाथ रिक्शा पर रोक लगा दी है? तो ये है आपके माथेरान महाराष्ट्र। ध्यान देंगे माथेरान का मराठी में अर्थ पहाड़ों के माथे पर जंगल है, इसका अर्थ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25वां एशियाई सहयोग संगठन SCO सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपको चीन में किया जाएगा। ध्यान देंगे, है ना। SCO का गठन 15 जून 2001 में हुआ था, है ना। और यह एक राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संगठन है और इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है और सदस्य देश बेलारूस, चीन, भारत, ईरान, कजाकिस्तान,
किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान है। और ध्यान देंगे इसका विषय है संघाई भावना को मित्र बनाए रखें, एससीओ के अनुयायी, ध्यान रखेंगे, है ना। और चीन ने वर्ष 2025 को एससीओ सतत विकास वर्ष घोषित किया है। चीन ने वर्ष 2025 को एससीओ सतत विकास वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 अगस्त 2025 को गृह मंत्री अमित शाह एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सीतामढ़ी में किस स्थान पर जानकी मंदिर का शिलान्यास किया गया, है ना। तो ये किया गया आपको पुनौरा धाम में। क्वेश्चन है भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा कौन बन गया है, तो ये बन गया है दिल्ली विधानसभा, ध्यान रखेंगे, है ना। और दिल्ली विधानसभा ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है, ठीक है। और वर्तमान में दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष वे हैं आपके विजेंद्र गुप्ता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कितने परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, तो भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशनों की बात की जाए तो ये 7 हैं, है ना। एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, है ना। भारत में 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में 25 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कार्यरत हैं, जिसकी कुल स्थापित क्षमता 8,880 मेगावाट है, जो देश की बिजली उत्पादन में लगभग 3% का योगदान देते हैं, ठीक है। हम लोग देख लेंगे एक बार नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र और इनकी स्थिति और राज्य को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र और इसकी स्थिति और राज्य। काकरापार ये है आपके गुजरात में, सेकंड है कल्पकम ये है आपके तमिलनाडु में, थर्ड नरौरा ये उत्तर प्रदेश में, फोर कैगा कर्नाटक में, फिफ्थ तारापुर महाराष्ट्र में, 6 कुडनकुलम तमिलनाडु में, 7th राजस्थान नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र रावत भट्टा ये है आपके राजस्थान में, ठीक है। और भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र 1959 ईस्वी में तारापुर में अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया गया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहला समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था, है ना। तो ये प्रकाशित हुआ था कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। और आयरिस जेम्स ऑगस्ट हिक्की के नाम से ये समाचार पत्र निकला था, ठीक है। और जेम्स ऑगस्ट हिक्की के पत्र को सामान्य रूप में बंगाल गजट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश शासनकाल में कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था आपको वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा, है ना। और कलकत्ता मदरसा का स्थापना फारसी एवं अरबी के अध्ययन के लिए किया गया था। और देखेंगे वाराणसी में संस्कृत विद्यालय की स्थापना 1791 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने किया था। वहीं देखेंगे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है, तो ये किया गया है आपके 14 से 18 तक, है ना। और देखेंगे मूल अधिकारों को 6 शीर्षों में विभाजित किया गया है, वे आपके समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष निम्न में से कौन हुए थे, तो ये हुए थे आपके देखेंगे उपाध्यक्ष प्रथम लोकसभा के प्रथम, तो ये हुए थे आपके M.A. अयंगर, ठीक है। चलिए देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है, यानी बना हुआ है, ये बना है आपको भागीरथी नदी पर, है ना। टिहरी बांध कहाँ है, उत्तराखंड में है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है और यह कितना है 261 मीटर है, ठीक है। देखेंगे हम लोग मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है ना। तो इनका कार्यकाल होता है आपका
6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी ये पहले पूरा करें। ठीक है, 65 वर्ष तक की उम्र तक ये काम कर सकते हैं। और आप लोग देख ही लिए है ना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में बात करें तो 324 के तहत निर्वाचन आयोग के बारे में बात की गई है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 25 जनवरी 1950 को की गई थी। ठीक है, और देखेंगे इसकी संख्या राष्ट्रपति समय समय पर निर्धारित करते हैं। और वर्तमान में निर्वाचन आयोग के 3 सदस्यीय संस्था है ना, जिसमें से एक मुख्य निर्वाचन एवं 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। और इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामेत चोटी से संबंधित तथ्य निम्न में से कौन से हैं? है ना, तो इसका आंसर होगा हिमालय के हिमाद्री श्रेणी में। और कामेत चोटी कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। और देखेंगे हिमाद्री श्रेणी या महान हिमालय, बृहद हिमालय की प्रमुख चोटियाँ ये हैं। तो ये हैं आपके माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेत, नामचा बरुआ। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आपको गोवा में स्थित है ना। देखेंगे तो दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर स्थित है। और चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में स्थित है, यहाँ इंद्रावती नदी पर स्थित है। वहीं देखेंगे गोकाक जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात एवं कुंचिकल जलप्रपात, ये सब कर्नाटक के प्रमुख जलप्रपात हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित अवधारणा ब्रिटिश संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है आपको उपयुक्त में से एक से अधिक, है ना। तो देखेंगे क्वेश्चन है नेक्स्ट, सेवा क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था के डैश का एक हिस्सा है ना। तो सेवा क्षेत्र हिस्सा है आपका तृतीयक क्षेत्र का, है ना। हम देखेंगे तो संसाधनों के आधार पर अर्थव्यवस्था के 3 भागों में बांटा गया है। पहले है आपके प्राथमिक क्षेत्र, दूसरे द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र, है ना। तो देखेंगे प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं कृषि, पशुपालन, वन, मत्स्य पालन। और द्वितीयक क्षेत्र में आएंगे उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र। तृतीयक में आएंगे सेवा क्षेत्र। और सेवा क्षेत्र में क्या आएगा? शिक्षा, व्यापार, यातायात, संचार, होटल, विद्युत, यही सब आएंगे, है ना। और चतुर्थ सेक्टर जो होता है ना, ये आपके ज्ञान पर आधारित होता है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, शोध, नवाचार आदि आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 1680 में। और इनका जन्म हुआ था 1627 ईस्वी में, है ना। और इनकी मृत्यु के बाद इनका बड़ा पुत्र संभाजी उत्तराधिकारी, एक मिनट, यही उत्तराधिकारी बना था, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन है, 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग डैश की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। तो ये किया गया था आपका काका कालेलकर की अध्यक्षता में, ध्यान देंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व, है ना। देखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का भी अस्तित्व होता है तथा संयुक्त उद्यम भी हो सकते हैं। देखेंगे विश्व आर्थिक मंदी के परिणाम स्वरूप मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा आई, है ना। और भारत हमारा क्या है? एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का बीजारोपण 1948 के औद्योगिक नीति से प्रारंभ हुआ और 1956 के औद्योगिक नीति में मूर्त रूप दे दिया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जल डमरू मध्य निम्न में से किनको अलग करता है ना। तो ये अलग करता है भारत और श्रीलंका को। और देखेंगे पाक जल डमरू मध्य बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है, ध्यान देंगे, जोड़ता है और अलग करता है ना। और फ्लोरिडा का जल डमरू मध्य मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक सागर से जोड़ता है, जो फ्लोरिडा और वेस्ट इंडीज एवं क्यूबा को अलग करता है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है।
और मलाक्का जल डमरू को देखेंगे तो ये जावा सागर और बंगाल की खाड़ी में मलाया एवं सुमात्रा को अलग करता है। वहीं बेरिंग जल डमरू मध्य को देखेंगे तो अलास्का और रूस को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने किस सिख गुरु या गुरुओं की हत्या करवाई, है ना? तो ये करवाई थी आपके गुरु तेग बहादुर की। ठीक है, चलिए, औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु को इस्लाम स्वीकार करने या मृत्यु स्वीकार करने का विकल्प दिया। ठीक है ना? ध्यान रखेंगे, यही विकल्प दिया था उन्हें, है ना? और 9वें गुरु का हत्या का कारण क्या था? तो औरंगजेब के विद्रोही पुत्र राजकुमार अकबर को समर्थन करने की वजह से। ठीक है, चलिए, है ना? और सिखों के अंतिम गुरु का नाम क्या है? तो माने 10वें गुरु का तो गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है? तो ये आते हैं आपको निम्न दाब के कारण। हम लोग थोड़ा चक्रवात के बारे में पढ़ लेंगे विस्तार से। पृथ्वी जब गर्म होती है तो ठंडी हवा भी गर्म होकर ऊपर उठती है। ठीक है, ऐसी स्थिति में निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है। खाली जगह को भरने के लिए तेजी से पवन आती है जिसे चक्रवात कहते हैं, ध्यान रखेंगे। और चक्रवात में ना वायु चलने की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत एवं दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, टॉर्नेडो, टाइफून, हरिकेन्स आदि ये सब चक्रवात हैं। और हम लोग थोड़ा देख लेंगे पे प्रति चक्रवात को। जब केंद्र में दाब अधिक होता है तो केंद्र से हवाएं बाहर की ओर चलती हैं, चक्रवात के विपरीत वायु चलती है। ठीक है, और प्रति चक्रवात में वाताग्र फ्रंट का अभाव होता है। चक्रवात में वाताग्र हो सकती है लेकिन प्रति चक्रवात में मौसम साफ होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपको 1988 में। देखेंगे, क्वेश्चन है, मैथिली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था? तो ये शामिल किया गया था 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा, है ना? और उस वक्त जोड़ा गया था भाषा तो डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। ठीक है, और देखेंगे 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या वर्तमान समय में 22 है और मूल संविधान में 14 थी। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में उत्तर से दक्षिण की ओर का सही क्रम निम्नांकित में कौन है? तो इसका आंसर होगा सी, नीलगिरी, अन्नामलाई और इलायची। ठीक है, चलिए देखेंगे, अनाई मुंडी चोटी जो है सिर्फ अनाई मलाई पर्वत की ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं था? किस धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं था? तो उन्हें नहीं था लोहा का ज्ञान उन्हें प्राप्त नहीं था, है ना? लोहा का प्रयोग भारत में उत्तर वैदिक काल में हुआ है, ध्यान रखेंगे, है ना? और चांदी का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम हड़प्पा वासी किए थे। ठीक है, और एक पॉइंट और देखेंगे, अतरंजी, खेड़ा, नो, हस्तिनापुर, बटेश्वर आदि से लोहा का प्रमाण मिला हुआ है ना? और तांबा मानव द्वारा प्रयोग किया गया प्रथम धातु था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुल्तान अशोक के टोपरा स्तंभ को दिल्ली लाया था, है ना? तो ये लाया था आपको फिरोज शाह तुगलक, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम साहित्य में मूवेंद्रा में कौन 3 राज्य का वर्णन है ना? तो वर्णन है ये आपके चोल चेर पांड्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीनगर संधि का संबंध किससे है? अलीनगर संधि का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है आपको ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजुद्दौला से। ध्यान देंगे, 9 फरवरी 1757 को कलाई और सिराजुद्दौला के बीच अलीनगर की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापगत का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा, है ना? तो संबंधित रहा था आपका लॉर्ड डलहौजी। देखेंगे, इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में राज्यों का विलय किया गया। ठीक है, और सर्वप्रथम ना सतारा राज्य का 1848 ईस्वी में विलय किया गया। और लॉर्ड कैनिंग ने व्यापगत सिद्धांत
डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी राज्य विलय की नीति को समाप्त किया था। कौन समाप्त किया था? लॉर्ड कैनिंग। और डलहौजी ने 1856 में अवध राज्य को कुशासन के आधार पर ब्रिटिश भारत में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है ना? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हम लोग देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रमुख पुस्तकों को। तो इनकी पुस्तकें हैं सत्याग्रह इन चंपारण, है ना, दूसरा है महात्मा गांधी एंड बिहार, तीसरा है एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी आदि हैं। वहीं देखेंगे हम लोग तो अल हिलाल, है ना, यह कलकत्ता से प्रकाशित होता था। अल हिलाल पत्रिका का संपादन अबुल कलाम आजाद ने किया था, है ना। और देखेंगे और लाला लाजपत राय की पुस्तकों को, तो इनकी पुस्तकें हैं यंग इंडिया, आर्य समाज, फ्लोटिक पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया तथा द प्रॉब्लम ऑफ नेशनल एजुकेशन इन इंडिया। ध्यान रखेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विद्यार्थी के संबंध जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए, है ना। तो इसका आंसर होगा कराची अधिवेशन 1931। देखेंगे कराची अधिवेशन 1931 में जो हुआ था, इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, इस कांग्रेस के अधिवेशन में आर्थिक एवं मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए थे। ध्यान रखेंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था आपको 1848 में। 1848 में देखेंगे नेपोलियन ने 1802 में दास प्रथा को पहले इसको समाप्त कर दिया गया था, तो पुनः वो लागू कर दिया। ठीक है, फिर देखेंगे हम लोग भारत में दास प्रथा को नियम 5 के द्वारा 1843 में लॉर्ड एलन बरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। और वहीं चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा दास प्रथा को समाप्त करने से संबंधित कानून बनाने का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपके मणिपुर में। कहाँ स्थित है? मणिपुर में। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की ये झील है, ये ध्यान रखेंगे, है ना। और लोकटक झील पर तैरते हुए छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में फुमडी कहते हैं। ठीक है, और लोकटक झील विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क अवस्थित है। ठीक है ना। चलिए, और लोकटक झील अपने उत्पादकता एवं जैव विविधता के कारण मणिपुर की जीवन रेखा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिमानी तथा उनकी स्थिति सुमेलित नहीं है ना। तो चलिए हम लोग मैच करेंगे, देखेंगे तो इसमें मैचिंग नहीं है, बी जेमू, है ना। जेमू हिमाचल प्रदेश हिमानी सुमेलित नहीं है ना। जबकि जेमू हिमानी कंचनजंगा पर्वत से संबंध सिक्किम राज्य में अवस्थित है। ठीक है, बाकी सभी सुमेलित है, गंगोत्री उत्तराखंड, चेम्यागड़ तिब्बत, सियाचिन काराकोरम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपके कोलकाता में। कोलकाता में, दिल्ली में जो स्थित है उसका नाम क्या है ना। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, और चलिए, और इलाहाबाद में है ना बमरौली हवाई अड्डा। और देखेंगे हम लोग मुंबई में छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वह राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया वह है ना। तो ये है आपके अरुणाचल प्रदेश। तो ये यहाँ पे कितने हैं आपके? तो अरुणाचल प्रदेश में तो जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व की बात करें 2011 के अनुसार तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं। ठीक है, और भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार बात की जाए तो 382 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, और बिहार की बात की जाए, है ना,
तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से है ना? तो ये है आपके भाग 4 से, है ना। और भाग 1 में देखेंगे तो आपके भारत और स्टेट है ना है, और भाग 2 में देखें तो नागरिकता है, भाग 3 में देखेंगे तो मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, और भाग 4 की बात करें 36 से 51 तक है और इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है ना? तो सही नहीं है तो ये जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वो प्रथमतः मत दे सकते हैं, बिल्कुल सही नहीं है ना। लोकसभा के अध्यक्ष को मत बराबरी की अवस्था में निर्णायक मत देने का अधिकार है, ध्यान रखेंगे। और अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का उल्लेख किया गया है ना। और 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष की बात करें तो ओम बिरला है ना। और देखेंगे संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। और लोकसभा के पहले दलित अध्यक्ष तो ये थे जीएमसी बालयोगी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? तो ये किया था ज्ञानी जैल सिंह ने। देखेंगे पॉकेट है ना, संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां हैं। वीटो शक्तियां कितना है? आर्टिकल 111 में। और वीटो शक्तियां 3 प्रकार की होती हैं, अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो, ठीक है। और पॉकेट वीटो का उपयोग 1986 में ज्ञानी जैल सिंह ने किया था भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संदर्भ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता से, ध्यान देंगे है ना। राज्यपाल जो होते हैं ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 155 के तहत इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है ना। और ये राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख यानी संवैधानिक मुखिया होते हैं और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। और ध्यान देंगे एक राज्यपाल एक राज्य से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं, है ना। तो ये प्रावधान किया गया था 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना अधिनियम या रिपोर्ट द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी आपके भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। ध्यान देंगे उच्चतम न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी और इसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था, है ना। क्वेश्चन है, भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको वित्त मंत्रालय द्वारा, ध्यान देंगे। प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्री भारत में राष्ट्रपति के नाम से बजट संसद में पेश करते हैं, ठीक है। देखेंगे और भारत में बजट सर्वप्रथम 18 फरवरी 1860 ईस्वी को जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था और विल्सन को भारत में बजटीय प्रणाली का जनक माना जाता है। और स्वतंत्र भारत में प्रथम अंतरिम बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था, ठीक है। वहीं आर्टिकल 112 में देखेंगे तो बजट सब संविधान में वर्णित नहीं है, लेकिन यह वर्णित किस रूप में? वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द के रूप में यह वर्णित है ना। और मोरारजी देसाई सर्वाधिक बार बजट पेश करने का इन्हें मिला हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इकाई संतुलित बजट गुणक का तात्पर्य यह है कि अगर करों में 1 रुपए की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय 1 रुपए से बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय, है ना, राष्ट्रीय आय क्या होगा? 1 रुपए से बढ़ेगी, 1 रुपए से बढ़ेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है ना? तो ये मनाया जाता है आपको नागालैंड में। हम लोग यहाँ देखेंगे नागालैंड का लोक नृत्य, तो यहाँ का लोक नृत्य है चोंगलिम नूरालिम रवैया आदि यहाँ के नृत्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, बजरंग पुनिया संबंध किस खेल से है? बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है आपका कुश्ती से है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है ना। तो इनका मुख्यालय स्थित है आपको जेनेवा में स्थित है। और देखेंगे हम लोग गैट की, अब हम लोग थोड़ा गैट को देखेंगे फिर वहां पहुंचेंगे। गैट की स्थापना 1947 में किया गया, जो प्रभावी रूप से आया 1948 में। फिर देखेंगे गैट के स्थान पर ना 1 जनवरी 1995 ईस्वी में WTO की स्थापना की गई। और WTO विश्व व्यापार की सर्वोच्च संस्था है। और अब दूसरा देखेंगे, विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, रोम में स्थित है। और विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय दावोस में स्थित है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्र राष्ट्रगोप्तार सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से था, है ना। तो इसका आंसर होगा पारसी, है ना, ध्यान देंगे। राष्ट्रगोप्तार समाचार पत्र आंग्ल गुजराती पारसी धर्म में सुधार हेतु दादा भाई नौरोजी एवं खरदेश जी कामा द्वारा प्रकाशित की गई थी, ठीक है। और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना, इनकी पुस्तक के माध्यम से ब्रिटिश युग के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की गिरावट पर महत्वपूर्ण टिप्पणियां की गई थी, है ना। और दादा भाई नौरोजी ने 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। तो ये रहे 1886, 1893 और 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो ये तैयार किया था आपको पिंगली वेंकैया ने, ठीक है। चलिए, आप लोग जानते ही होंगे मैडम कामा को, है ना, जो जर्मनी के स्टुअर्ट में झंडा फहराई थी, है ना। और मैडम विका जी कामा जो थी, है ना, सर्वप्रथम विदेश यानी जर्मनी में भारतीय तिरंगा झंडा को फहराया था, ठीक है। और कांग्रेस ने अनौपचारिक रूप से सर्वप्रथम झंडा 1906 ईस्वी में कलकत्ता में फहराया था। आगे देखेंगे, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में 1929 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया था, है ना। और 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में सर्वप्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। और 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगा झंडा को स्वीकार किया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था, है ना। तो ये संचालित किया था आपको दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ, है ना। यहाँ पे 3 कटिया प्रथा चलती थी, ठीक है, इसी की वजह से। और इनको बुला के कौन ले गया था, तो शुक्ल जी ले गए थे, ध्यान रखेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के अधिकांश क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो ये पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, लगभग 90% क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है, ध्यान देंगे। और इस मिट्टी को मुख्य रूप से 2 प्रकार में बांटा गया है। एक है खादर, जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है, जो बाढ़ के मैदान में पाई जाती है। और दूसरी है बांगर, जो पुरानी जलोढ़ है, जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, ध्यान रखेंगे, है ना। और मुंगेर के खड़गपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में तथा गया, नवादा, शेखपुरा, बांका, जमुई तथा भागलपुर जिले में लाल मिट्टी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है। और लाल मिट्टी मोटे अनाज की खेती की जाती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की जलवायु को मुख्य रूप से किस प्रकार का माना जाता है ना। तो ये माना जाता है आपको उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी, है ना। देखेंगे हम लोग, बिहार ना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। इसके पश्चिमी भाग में अर्ध शुष्क पूर्वी भाग, है ना, इसके पश्चिमी भाग में अर्ध शुष्क और पूर्वी भाग में आर्द्र जलवायु पाई जाती है ना। देखेंगे बिहार के किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा, वहीं औरंगाबाद में सबसे कम वर्षा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को उसकी विनाशकारी बाढ़ के कारण बिहार का शोक कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपको कोसी को, है ना। चलिए देखेंगे, कोसी नदी का उद्गम तिब्बत से होता है ना। और यह नेपाल के रास्ते बिहार में प्रवेश करती है। और इसे बिहार का अभिशाप या बिहार का शोक, सौरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है ना। और कोसी नदी का मूल नाम कौशिकी यानी सप्त कोशिकी है, ठीक है। चलिए,
दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर लगभग कितनी है ना। तो बिहार की साक्षरता दर आपका 61.8% है, 61.8% है, ध्यान रखेंगे, है ना। और 51.8% जो दिया हुआ है ये पूर्णिया का साक्षरता दर है जो सबसे कम है ना। और चलिए देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, बिहार के रोहतास और कैमूर जिलों में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ना। तो ये पाया जाता है आपको चूना पत्थर, इसको लैमलाइट्स भी कहा जाता है और सीमेंट उद्योग में इसका ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। और कैमूर और रोहतास का पठारी क्षेत्र बिहार के खनिज संपदा वाले प्रमुख क्षेत्रों में से एक है ना। चलिए अगर अगला क्वेश्चन है, एक एक चंद्रगुप्त की शक्ति, एक समुद्रगुप्त की बहुमुखी प्रतिभा और एक अकबर की उदारता उसमें थी, यह किसने लिखा, यह किसने लिखा। तो ये लिखा है हेमचंद्र राय चौधरी ने, हेमचंद्र राय चौधरी ने, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था जो बिहार में किसान आंदोलन को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसका आंसर होगा सहजानंद सरस्वती, सहजानंद सरस्वती। चलिए, है ना। क्वेश्चन है, 1923 में बिहार में गठित स्वराज दल की शाखा के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष थे नारायण प्रसाद, नारायण प्रसाद। ध्यान देंगे, राष्ट्रीय स्तर पर स्वराज दल की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी और बिहार में इसकी शाखा का गठन 1923 में हुआ जिसमें श्री नारायण प्रसाद को अध्यक्ष और प्रोफेसर अब्दुल बारी को सचिव बनाया गया था। ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में सचिवालय गोलीकांड की घटना किस तारीख को हुई थी। तो ये हुई थी आपको 11 अगस्त 1942 को, जिसमें, है ना, जिसमें छात्रों की मृत्यु हो गई थी और उस वक्त का मजिस्ट्रेट WG आर्चर के आदेश पर पुलिस ने निहत्थे छात्रों पर गोलियां चलाई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1940 में बिहार में हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे। तो इसका आंसर होगा श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह इसके प्रथम सत्याग्रही थे। चलिए, है ना, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह ध्यान रखेंगे और ऐसे देखेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह तो महात्मा गांधी द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जबरन शामिल करने के खिलाफ शुरू किया गया था, है ना। और चलिए देखेंगे हम लोग श्री कृष्ण से बिहार के पहले सत्याग्रही थे, ठीक है, जबकि अनुग्रह नारायण सिंह दूसरे सत्याग्रही थे, याद रखेंगे। और गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को पावनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू एवं तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे और इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया था। चलिए थैंक यू, है ना। ये लेक्चर हम लोग का समाप्त हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस चैनल पे जो भी नए हैं प्लीज़ वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।